हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और हम विद्युत धारा के चैप्टर में पहुंच गए हैं। एनसीईआरटी के मुताबिक 11वें बिंदु पर 3.11 सेल विद्युत वाहक बल ईएमएफ आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पर हम समझेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और सेल जो विभव या विभवांतर देता है, बताता है, वो क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे काम करता है। अगर किसी सेल में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो फिर उस प्रकार से विद्युत धारा की गणना या विभवांतर किस प्रकार निकाले जाते हैं। ठीक, सबसे पहली बात क्या है कि सेल के बारे में हम अगर जानना चाहें तो सेल क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को जो अपने पास रखता है और ज़रूरत पड़ने पर हम उससे विद्युत ऊर्जा ले लेते हैं। ये ऐसी जो डिवाइस है, एक ऐसा जो हमारे पास उपकरण है, जो भी हम कहें, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। यानी मोटा मोटा अगर समझ लें तो सेल के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती होंगी। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो आवेशों का लेन देन होता होगा, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता होगा, उसके कारण उसमें कुछ आवेश संचित होता होगा और वो आवेश ज़रूरत पड़ने पर बाहरी परिपथ में, यानी किसी और यंत्र में, किसी डिवाइस में, घड़ी में, मोबाइल में, जैसे भी हम उस आवेश को चलाएं तो उससे एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उससे ऊर्जा का जो उपयोग है हम और कामों में कर लेते हैं। और ये आप समझते हैं कि विद्युत धारा का उपयोग यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक सेल ये पड़ा है, ये सेल है, मान लो ये है रिचार्जेबल सेल। ये रिचार्जेबल सेल है और ये इस पर लिखा है कि भाई ये जो है ये है 1.2 वोल्ट। इस पर जो लिखा गया है ये 1.2 वोल्ट यानी 1.2 वोल्ट जो इसके ऊपर लिखा गया है, ये क्या है। और जब इसे जोड़ेंगे किसी यंत्र में, किसी इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे, इसे घड़ी में डाल देंगे, तो फिर ये जो वोल्ट है 1.2 वोल्ट जो बता रहा है, ये आगे कितना जाएगा ये सब इस वीडियो में रहेगा। और छोटे मोटे से कुछ मैं आंकिक उदाहरण लूँगा, यानी जो प्रश्न बनते हैं वो। कुल मिलाकर विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और सेल, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इस पर जो प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो उस हिसाब से देखा जाए, उसके अनुसार देखा जाए तो प्रश्न बनता है इस पे एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो उदाहरण मैं दूंगा आपको, आंकिक उदाहरण, वो मैंने इस हिसाब से बनाए हैं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, यानी आपकी समझ में ये चीज़ पूरी आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा वीडियो है ये, इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध। सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल तो आपने देख लिया कि विद्युत ऊर्जा देने वाली एक डिवाइस है। सेल जो विद्युत ऊर्जा देती है उसे कहते हैं सेल। अब वो विद्युत ऊर्जा कहाँ से आती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती होंगी, जैसा कि मैंने कहा, विद्युत ऊर्जा बदल जाती है। या और तरीके हो सकते हैं, जो भी विधि है विद्युत ऊर्जा को संचित करने की किसी सेल में। इन्वर्टर के अंदर बैटरी आप देखते हैं, उसमें तो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। सामान्य सेल हैं, सेल दो तरह के होते हैं, एक रिचार्जेबल सेल, एक नॉन रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल बार बार चार्ज हो जाता है, ठीक, इस तरह का। अब अगर मैं बात करूं विद्युत वाहक बल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर अंग्रेजी में नाम लिखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो जैसा कि नाम से आ रहा है बल, बल, उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर देखा जाए, इलेक्ट्रो यानी विद्युत को, मोटिव चलाने वाला बल, तो बेसिकली इसका नाम है विद्युत वाहक बल, लेकिन बल नहीं है ये, बल्कि ये एक
विभव या विभवांतर है। यानी ये बात पक्का करें कि ये इसका नाम है, ये एक विभवांतर है। विभवांतर क्या है? एकांक धनावेश पर किया जाने वाला कार्य। अगर हम इस बात को पकड़ लें कि एकांक धनावेश पर किया जाने वाला कार्य विभवांतर है, तो कुल मिलाकर अगर इसका नाम ठीक करें, इसको विभवांतर ही कहें इसको, तो क्या हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल, वो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल वो अधिकतम विभवांतर है जो वो सेल दे सकता है। यानी कोई भी सेल अधिकतम कार्य कितना कर सकता है एकांक धनावेश पर, तो सीधी सी बात है कि वो विद्युत वाहक बल है। ठीक, अब इसके लिए क्या, कैसे इसको देखा जाता है? मान लीजिए कोई सेल है हमारे पास, मान लीजिए मैं कोई सेल बना लूँ छोटा सा, ये कोई सेल है हमारे पास, इसका ये वाला सिरा आप सेल पे देखते होंगे, ये वाला जो सिरा होता है ये होता है पॉजिटिव, और ये वाला जो सिरा होता है ये होता है इसका नेगेटिव। इन्हें बोल देते हैं टर्मिनल। ठीक, अब मान लीजिए इस सेल के ऊपर लिखा है 1.5 वोल्ट, इस सेल के ऊपर लिखा है, तो ये 1.5 वोल्ट जो है क्या है, इसको मुझे समझना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एकांक धन आवेश को, यानी +1 कूलम आवेश को यहाँ से लेके यहाँ चला जाऊँ, यहाँ से लेके यहाँ चला जाऊँ, तो जितना काम ये सेल करेगा इस विभवांतर के कारण, क्योंकि आप जानते हैं जो कार्य है वो है QV, ये बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। ये कार्य है, विभवांतर V है और Q आवेश है। अब मैं इस Q आवेश को मान लीजिए मैंने कर दिया 1 कूलम, तो 1 कूलम आवेश पर जितना ये कार्य करेगा बिना किसी प्रतिरोध के, किसी का कोई प्रतिरोध इसमें काम नहीं करेगा, कोई प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1.5 वोल्ट। एकांक धनावेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले गए तो कितना हो गया, 1.5 वोल्ट। ये बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, जो कि मैंने बताया कि अधिकतम कार्य कितना कर सकता है कोई सेल, तो उसका मतलब होगा कि प्रतिरोध हटा दिया जाए। प्रतिरोध से मतलब किसी भी प्रकार का घर्षण या घर्षण बल न माना जाए, तो ये अधिकतम कार्य हो जाएगा। ठीक, अब इसे देखेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे इसको। अब मान लीजिए मैं इस परिभाषा को हटा लूँ, जो मैंने परिभाषा बनाई है मेरा समझने का तरीका था। अब मान लीजिए मैं इस परिभाषा को हटा लूँ, ठीक, तो खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभवांतर, खुले परिपथ में, देखिए बात वहीं आ गई, खुले परिपथ में मतलब सेल को कहीं नहीं जोड़ा गया, और सेल के सिरों के बीच विभवांतर यानी एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, ये हो गया विभवांतर। तो परिभाषा को बदल दिया, खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी अब हमने अपनी परिभाषा ऐसे बना ली कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब मान लीजिए मैं इस सेल का एक प्रतिरोध मान लूँ कि सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध है, तो उसे सेल में ही लगा लूँ। ये देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया मैंने, इसे कहा मैंने R। यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं, R जो है
सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, तो जब मैंने इस सेल को कहीं जोड़ा ही नहीं, मैंने इस सेल को इस परिपथ में लगाया नहीं, खुला परिपथ है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कोई किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब अगर मैं कहूँ कि ये आंतरिक प्रतिरोध जब काम करेगा, यानी मैं परिपथ को बंद कर दूँ, तो बंद परिपथ में मैं मान लीजिए इस सेल को जोड़ दूँ बाहरी एक बल्ब से। ये क्या जोड़ दिया मैंने, इसका प्रतिरोध है R, और ये मैंने लगा दिया बल्ब, और ये बल्ब जो है जलना शुरू हो गया, बल्ब जल रहा है। अब हो क्या रहा है, अगर विद्युत धारा के अनुसार काम करें, विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा को हम मानते हैं धनात्मक आवेश से चली और इस परिपथ में घूम रही है धारा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उल्टी दिशा में इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे हैं और इसमें चलना शुरू हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सेल के अंदर भी चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर भी चलेंगे और ये पूरा चक्कर मारेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से ऊर्जा लेंगे, ठीक, और यहाँ जाके उस ऊर्जा को दे देंगे, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलेंगे, पॉजिटिव में चले जाएंगे, फिर सेल के अंदर की अभिक्रियाओं में शामिल होंगे, फिर ऊर्जा प्राप्त करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो आप देखेंगे कि ये बंद परिपथ हो गया, सेल में बाहर की तरफ जो विद्युत धारा है वो इस दिशा में, और सेल में अंदर की तरफ जो विद्युत धारा है वो इस दिशा में उल्टी। ये बहुत समझने की बात है कि भाई सेल के अंदर विद्युत धारा की दिशा बाहरी परिपथ की अपेक्षा उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत होती है वो। अब इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा ऐसे, और ये पूरा परिपथ जो है बंद हो गया। कुछ लोग विद्युत धारा की दिशा में धनात्मक आवेश को चला देते हैं और बहुत अजीब सी उल्टी पुल्टी कल्पनाएं करते हैं कि साहब यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन चलता है इस तरफ को, यहाँ होता है एक पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन चलता है इस तरफ को, ये मान लेते हैं। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं। तो वो सब बातें बेकार हैं, वो थ्योरी वो गलत है, वो कोई मूल अभिधारणाओं पर आधारित थ्योरी नहीं होती। लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। बात सिर्फ यहाँ इतनी समझनी है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, ठीक, उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ये मानी हुई है कन्वेंशनल करंट, सुविधा के लिए मानी गई करंट की दिशा। वास्तव में करंट की कोई दिशा नहीं होती। करंट एक स्केलर यानी अदिश राशि है। आवेश का वह परिमाण है जो एकांक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि करंट टेंसर है। टेंसर मतलब एक तनी हुई, तना हुआ गुण, तनाव के कारण पैदा हुआ गुण है। ये भी बेवकूफ़ी की बातें हैं, कहीं ऐसा है नहीं। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते रहते हैं, उल्टी पुल्टी परिभाषाएं लोग देते हैं। मैं उस बातों पे जाना नहीं चाहता। हमें फोकस रखना है सिर्फ मूल धारणाओं पर, यानी जो सही बात है हमें उस पर फोकस रखना है, ठीक। तो कुल मिला के ऋणात्मक आवेश चला, धारा बहनी शुरू हो गई, बल्ब जल गया। अब हम देखें कि बल्ब में प्रतिरोध है और अब धारा चूंकि सेल में से होकर बह रही है, तो सिरों के बीच विभवांतर, मान लीजिए इसे मान लूँ V पॉजिटिव और इसे मान लूँ V नेगेटिव, ठीक। तो सिरों के बीच विभवांतर मैं देख सकता हूँ कि जो पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है, और जो ऋणात्मक आवेश है, इनके बीच जो विभवांतर है V प्लस माइनस V माइनस, ये जो आवेश है, ये देखा मैंने विभवांतर, देखिए ये विभवांतर है। हम इसे लिख देते हैं, मान लीजिए इसको लिख देते हैं V, ऐसे। इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक और सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है ये, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक। तो प्लस और माइनस यानी विभवांतर अगर लिख देते हैं तो ये विभवांतर देखिए कुछ थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया। ये विभवांतर जो है अब बदल रहा है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर एक विद्युत धारा है और सेल के अंदर एक प्रतिरोध है। तो ये जो प्रतिरोध है सेल, ये खर्चा हो रहा है। देखो मान लीजिए अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य है,
यानी सेल के अंदर की मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर यहाँ से यहाँ तक जाता है, यानी देखिए ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आएगा घूम के इसमें से और यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो कुल मिलाकर अब कार्य होगा, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चला है उस पर काम होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये 1.5 वोल्ट अब पूरी तरह इस आर को नहीं मिलने वाला, बाहर नहीं मिल रहा है। ये बाहर कौन लगा है? आर लगा है, बल्ब लगा है, तो बाहर तो मिलेगा नहीं है, इसमें से कुछ खर्चा अंदर भी होगा। अब ये कितना खर्चा होगा, ये विभवांतर जो बाहर मिलेगा ये कितना होगा, इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पे आया विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर इसको बोल देते हैं। इसे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। ये वाली चीज़ है, यानी जो काम आएगा बाहर, जो बल्ब के काम आया, ये वो विभवांतर है। इसमें से जो 1.5 वोल्ट मैंने लिख दिया था, इसमें से कुछ खर्चा अब इलेक्ट्रॉन सेल में जा रहे हैं, विद्युत धारा सेल के अंदर घूम रही है, उसमें भी हो चुका है। अब इस बात ये आती है कि हम इस करंट को निकाल कर इन दोनों चीज़ों को पता कर सकते हैं। अगर हम इस करंट को निकाल लें, करंट का मान कितना है, ये विद्युत धारा का मान कितना है, तो हम बता सकते हैं कि इतना खर्चा अंदर है, इतना खर्चा बाहर है। तो मान लीजिए मैं अब इस धारा का मान निकालता हूँ, और इस परिपथ को मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखो इस परिपथ को मैं कैसे बनाता हूँ, देखते हैं कैसे बनता है ये परिपथ। मान लीजिए ये सेल लगा दिया मैंने, देखिए ऐसे नो, इस सेल का जो ईएमएफ है उसको मैंने ये लिखा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसका प्रतीक हो गया? ईएमएफ का हो गया। और इस सेल के साथ में मैंने इसका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ दिखाया ऐसे, यानी ये आंतरिक प्रतिरोध मैंने सेल के साथ दिखाया, जबकि वास्तविकता ये है कि ये सेल के अंदर है। ठीक, इसके बाद जो बाहरी परिपथ में या बाहर लगा हुआ रेजिस्टेंस है, जिसको तुम बल्ब कह रहे हो, वो मैंने यहाँ लगाया ऐसे। ये जो बल्ब है ये मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, अब परिपथ में धारा आई धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल से घूम के आती हुई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसके बाद विद्युत धारा का मान निकालें तो कितना आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं विद्युत धारा का मान लिख देता हूँ। अगर देखें तो पूरा परिपथ एक श्रेणी क्रम में है, एक ही तार है, इसमें एक ही कनेक्शन है। तो कई बार क्या होता है कि सर ये देखिए ये दोनों पैरेलल में एक ही तार है, एक ही वायर है, ठीक, एक ही लूप है, एक ही सर्कल, एक ही, मतलब कुल मिला के कहना है कि विद्युत धारा का चलने का रास्ता एक ही है। ठीक, तो कुल प्रतिरोध हो गया R प्लस R। ये देखिए ये है विद्युत धारा। अब इस समीकरण को या इस संबंध को थोड़ा सा बदल के देखते हैं। इसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं IR प्लस IR। ऐसे। अब यहाँ ये बात समझ में आ रही है कि जो सेल के अंदर का खर्चा है, विभवांतर जो सेल के अंदर है, वो कितना है? IR। तो देखिए ये जो चीज़ है ये, ठीक, ये सेल के अंदर है, ठीक, और ये सेल के बाहर है। ठीक, IR जो है वो सेल के बाहर है। तो बाहर जो काम आया वो क्या है? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो यानी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव को अगर मैंने V लिखा तो ये V है कितना? ये है IR, सेल के बाहर। और अगर मैं इसके मान को थोड़ा सा ठीक करूं तो ये इस तरीके से हो सकता है, एप्सिलॉन माइनस IR, यानी EMF माइनस IR इक्वल टू IR। ये है, यानी मैंने क्या किया, इस IR को मैं इधर ले गया और मैंने ऐसे समीकरण बना दिया। तो बात यहाँ समझ में हमारी ये आ रही है कि जो सेल का कुल EMF है, जो सेल का कुल विद्युत वाहक बल है, बंद परिपथ में
सेल उसी में से कुछ अपना खर्चा भी ले लेता है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल में से उसका अपना विभव, उसके अपने आप में करंट चलाने के लिए उसके अपने आंतरिक प्रतिरोध में जो विभवांतर खर्च होगा, सेल उसमें से अपना खर्चा लेता है, उसके बाद बाहर देता है। तो बाहर आया विभवांतर, दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर आया वो IR आया। इस IR का मान आप चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें, यानी EMF I आंतरिक प्रतिरोध में रख दें या करंट और प्रतिरोध में रख दें। ठीक, तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ है, बेसिक जो थ्योरी है, वो हमें ये समझनी है कि ये चीज़ सेल के अंदर है। अब जो फाइनल समीकरण प्राप्त हुआ हमें जो समीकरण मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हम समीकरण पे आ जाते हैं और धीरे धीरे जानकारी को बढ़ाते हुए चलते हैं। हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वो ये हुआ, देखिए, ठीक, यानी जो विद्युत वाहक बल है वो IR प्लस IR हुआ, जिसमें I का मान ये है। ठीक, किसी भी सेल के परिपथ में एक सेल की बात हो रही है। जब सेलों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में लगाएंगे तब वो बात भी करेंगे, कैसे जोड़ते हैं देखेंगे उसको। अभी एक सेल की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ इस चीज़ को मैं V लिखता हूँ, मान लीजिए इस चीज़ को मैं V लिखता हूँ, तो ये V हो जाएगा, देखो, तो ये जो समीकरण है ये बता रही है संबंध विद्युत वाहक बल में और टर्मिनल विभवांतर में। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है विद्युत वाहक बल, और ये जो चीज़ है ये है टर्मिनल विभवांतर। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब मान लीजिए इसमें R नहीं है, हम कह रहे हैं कि सेल में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर है। पहली बात, यदि करंट नहीं है, यानी सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है, सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, तो भी विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर है। यानी दो शर्तें ऐसी हैं, जब यदि, ठीक, I बराबर 0 है या R बराबर 0 है, तो विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर है। इस बात को पकड़ना होगा, इसे समझना होगा। यानी अगर परिपथ खुला है, मान लीजिए परिपथ खुला है, ये धारा इसमें नहीं बह रही है, देखो ये परिपथ खुला है, मान लीजिए ये मैंने स्विच लगाया और इस स्विच को खोल दिया मैंने, परिपथ खुला है, तो परिपथ खुला है तो धारा नहीं बह रही है, धारा नहीं बह रही है तो I का मान 0 है, तो जो भी विभवांतर सिरों पर आएगा वही होगा विद्युत वाहक बल। यानी खुले परिपथ में सिरों के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर धारा बह रही है, मान लीजिए अगर धारा बह रही है, देखो फिर से धारा को बहा दिया मैंने, धारा बह रही है लेकिन आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो भी विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि सेल अपना कोई खर्चा नहीं लेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि ये समीकरण जो है हमें इसे समझना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इस V को कर लेता हूँ इधर और ऐसे लिख लेता हूँ इसको, ऐसे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल कांस्टेंट है।
नियत है, उसका प्रतिरोध भी नियत है। उसमें कौन बदल रहा है? V और I। ये कैसे बदल रहे हैं? मान लीजिए इस R का मान बदलता है, मान लीजिए इस R का मान बदलता है। R का मान कैसे बदलता है? तो R का मान बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। R का मान बदलने के लिए ऐसे, इसे बोलते हैं रियोस्टैट, रेजिस्टेंस को बदल के देने वाला। ठीक, यहाँ पर R का मान बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक रियोस्टैट लगा लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे भी बन जाएगी ये चीज़। ये लग गया। देखो R का मान बदलेंगे तो क्या होगा? इस R का मान बदलेंगे तो ये V बदलेगा R का मान बदलने पर। यहाँ देखिए, अगर R का मान बदलेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो बदलेगी। उसकी वजह से ये पूरा समीकरण जो है, इसमें दो चीज़ें बदलेंगी, एक V एक I। ठीक, यानी V और I के बीच का ये संबंध है। R का मान बदल देने पर किस प्रकार V और I बदलते हैं, सीधी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ग्राफ बनाना चाहते हैं, V I ग्राफ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। बोर्ड परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस समीकरण के अनुसार बनने वाला ग्राफ अक्सर पूछा जाता है, उस पर सवाल बनता रहता है। तो ग्राफ अगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम इसमें I का मान 0 रख दें, जैसा कि मैंने कहा करंट शून्य है, तो V और E बराबर होते हैं। यानी I का मान शून्य कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ ऐसा कोई बिंदु आएगा V पे जो EMF के बराबर होगा, जहाँ पर धारा शून्य होगी। उसके बाद अगर V का मान कर दें शून्य, तो I का ऐसा मान आएगा जहाँ पर V शून्य होगा। तो कैसा मान आएगा? मान लीजिए हम ये निकालना चाहते हैं ये बिंदु, तो कितना आएगा I का मान? I का मान आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उस I को लिखूं E/R ऐसे। और ये जो विभवांतर यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ अधिकतम विभवांतर, ये होगा E का मान ऐसे। ठीक, और आप देख रहे हैं कि सरल रेखा का यह समीकरण है, V I के समानुपाती है सीधा। तो इस ग्राफ को इस तरह बना देते हैं, ये बन गया। देखो सरल रेखीय ग्राफ। अब यहाँ पे विद्युत धारा में जो अंतःखंड है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये कितनी है? E/R, और ये अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर का बिंदु है जहाँ पर धारा शून्य है। अब हम इस ग्राफ के अनुसार अगर कोई गणना करना चाहें तो हमें बड़ी आसानी से उत्तर मिलता है। अब इस ग्राफ के अनुसार हम काम करेंगे। देखो थोड़ा सा मान लीजिए मैं लिख दूं किसी परिपथ में, अगर मैं उदाहरण के लिए लिख दूं किसी परिपथ में V 20 - 3I, ये लिख दो। मान लीजिए मैंने ये समीकरण लिख दिया कि किसी परिपथ में ये चीज़ है, ऐसा V और I है। यानी इस V का मतलब है कि बाहर कितना विभवांतर मिला, I का मतलब है कितनी धारा है। तो इससे मतलब इस चीज़ को अगर मैं देखूं और इस समीकरण से मिला लूं, V = विद्युत वाहक बल माइनस IR, तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी आसानी से तुलना हो जाएगी। कितना हो जाएगा विद्युत वाहक बल? तुलना करने पे आएगा 20 क्या वोल्ट। R कितना आएगा? I के साथ में क्या पद है? R यहाँ पे कितना है? 3 ओम। तो ये जो है दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक, यानी समीकरण देखते ही पता चल जाएगा कि
इस तरीके से। और अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ 20 होगा, जहाँ जो करंट होगी, धारा होगी, वो E/R के बराबर होगी। ठीक, अगर इसे करंट पे ले जाएं, ग्राफ पे ले जाएं, तो यहाँ जो धारा है ये है 20/3, ये धारा का अंतःखंड है, और यहाँ V मान लें तो ये जो अंतःखंड है अधिकतम EMF का, ये 20 वोल्ट का है, ऐसे। और ये ग्राफ है। ठीक, सीधा बन गया। तो इस तरीके से सरलता से देखा जा सकता है कि ये ग्राफ कैसे काम करता है। तो ये हुआ VI ग्राफ। इसके बाद दूसरा, अगर हम VR का संबंध निकालना चाहें, R के पदों में V का मान ऐसे। दूसरी चीज, तो हम जानते हैं कि जो V है वो कितना है, जो V है वो है IR, बाहरी परिपथ में R को मिला हुआ विभवांतर। तो लिखते हैं V जो है वो है IR। ठीक, और I का ये वाला मान इसमें रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बन के आता है। ठीक, अब देखिए V और R, ये दोनों चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ये कांस्टेंट है, सेल का कांस्टेंट है, ये नियत है। तो ये V और R का संबंध है। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, V और R का ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो जब R का मान 0 रखते हैं तो V 0 होता है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ता रहता है। लेकिन ये सरल रेखा का ग्राफ नहीं है, ये एक वक्र है, एक कर्व है जो R के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस ग्राफ को बनाते हैं, यूँ। और अधिकतम जो मान है, हम जानते हैं कि अधिकतम जो मान है वो हो सकता है विद्युत वाहक बल के बराबर। लेकिन ये कब होगा? जब R का मान अनंत होगा। R का मान बहुत अधिक हो जाए तो V और E बराबर होते हैं। अब इस समीकरण से करके देखें तो कैसे होगा, देखो V E R/R प्लस R, यानी ये कर सकते हैं। देखो मैंने इस समीकरण में R से ऊपर नीचे भाग कर दिया, ऊपर भी मैंने R से भाग किया, नीचे भी भाग किया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये शून्य हो जाती है। कब? जब R/R लगभग 0। कब? जब R बहुत बहुत बड़ा हो जाए R से। तो जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा R, छोटे R से, आंतरिक प्रतिरोध से बाहरी प्रतिरोध जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 + 1, ये 1 हो गया, तो V और E बराबर हो जाएंगे। यानी जब ये R अनंत हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो सारा का सारा विद्युत वाहक बल इसको ही मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा का मान तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हो जाएगा और इस R को विभव या सेल को विभवांतर या विभव बहुत कम मिलेगा, नगण्य मान लें। इसके अनंत हो जाने पर E और V बराबर हो जाएंगे। ठीक, यानी अगर पूरा का पूरा विद्युत वाहक बल आप बाहरी प्रतिरोध को देना चाहते हैं तो आपको इस R को अनंत करना होगा, यानी इस R को छोटे R की तुलना में बहुत बड़ा करना होगा। तो इस तरीके से ये दो ग्राफ हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है, बोर्ड एग्जाम में आता है, वो ये ग्राफ है। ये है 100% इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में जो आता है। ये मान के चलो कि ये आया रखा है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक, इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है? E एवं
v के पदों में r का मान, एक समीकरण ये बनता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए समीकरण क्या है हमारे पास ये चीज़ें देखिए, v e r प्लस r, ये है। यहाँ से हमें इस r का मान निकालना है v और e के पदों में, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं r प्लस r और इसको नीचे कर देते हैं e r बटे v। अब r को हल कर लेते हैं, e r बटे v माइनस r, इस r को उधर ले जाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, r e बटे v माइनस 1। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत काम आएगा। यानी बाहर कितना विभवांतर है, विद्युत वाहक बल कितना है, बाहर कितना प्रतिरोध लगाया गया है, आर बताइए, ठीक। अब देखिए एक छोटा सा सवाल करते हैं इसके ऊपर। किसी सेल के परिपथ में E जो है वो है 10 वोल्ट, V जो है वो है 8 वोल्ट, बाहरी प्रतिरोध है 10 ओम। 10 ओम करें या 5 ओम कर लें, 15 ओम कर लेता हूँ, चलो थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ऐसे। R का मान बताइए। यानी बात सिंपली समझ में आ रही है कि जो विभवांतर बाहर मिल रहा है, बाहरी प्रतिरोध को जो विभवांतर मिल रहा है, हम उसको V कह रहे हैं, ठीक। बाहरी प्रतिरोध को वो कितना है, 8 वोल्ट। और जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 10 वोल्ट। जो बाहर से लगाया गया प्रतिरोध है जिसमें कि ये विभवांतर है 8 वोल्ट, उस प्रतिरोध का मान क्या है, 15 ओम। तो R का मान बताइए, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो सूत्र में लगा देते हैं, ये जो सूत्र है ये हमने बना लिया, देखो ये, ठीक। अब इसे डाल देते हैं मान इसमें, 15 10/8 माइनस 1, इसे हल कर देते हैं, 15 गुना 2/8, यह आ गया 30/8, यह आ गया 15/4, है ना। यह आ गया 7.5/2, यह आ गया 3.75, है ना। ये आ गया देखो 3.5 3.75 ओम। ये क्या मान आ गया, ये R का मान आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण और आपसे पूछते हैं एक सवाल। कुछ 2 छोटे छोटे सवाल मैंने बना रखे हैं आपके लिए, ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो समझाएंगे। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप इसको हल करेंगे। उदाहरण 1, और यहाँ लिख देता हूँ मैं उदाहरण 2।
यहाँ पर एक बाहरी परिपथ दिखाया गया है जिसका रेजिस्टेंस है R बराबर 10 ओम। इसमें धारा जो बताई गई है वो है 2 एम्पियर, ये I का मान है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध बताया गया है R बराबर 5 ओम, ऐसे। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो E का मान है वो क्या है, V का मान है वो क्या है। यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, और V यानी इसको जो मिलता है बाहरी परिपथ में या बाहरी प्रतिरोध को जो विभवांतर मिलता है वो कितना है। ये दोनों बातें आपको बतानी है। दूसरा उदाहरण है, बिल्कुल एक थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। कहता है एक 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें जो धारा है, जो इसमें धारा जा रही है, इसमें ये 2 एम्पियर है और इसके साथ पार्श्व क्रम या समांतर में जोड़ा गया प्रतिरोध है 5 ओम। और जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो मालूम नहीं है। आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम। ठीक, इसमें भी E और V के मान आपको बताने हैं। ठीक, ये दो बिल्कुल सरल से उदाहरण हैं जो आपको ये पहचान करवा देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कहाँ V होता है, कहाँ E होता है। अब देखिए, सबसे पहले कौन से वाला हल करोगे बताओ, वो करोगे ये वाला करोगे? चलिए इसी को कर लेते हैं पहले। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि समीकरण जो बता रही है, समीकरण बताती है E IR प्लस IR, और ये भी बताती है कि V जो है वो IR होता है। इन दो बातों को ये समीकरण बताती है। अब I का जो मान है वो मैं रख दूँ यहाँ पे, तो देखो E आ गया, I है 2 और R प्लस R है 15, तो देखो EMF तो आ गया 30 वोल्ट। ये हो गया तुम्हारा एक उत्तर। अब V क्या है, IR है, तो बिल्कुल सरल है। कितना करंट है इसमें, 2, R कितना है 10, तो ये हो गया 20 वोल्ट। यानी आपको E मिला, V मिला। ठीक, सिंपल। अब इसमें आ जाइए। यार ये तो तुम कर सकते हो, ये सवाल खास टेक्निक नहीं है इसमें, ये भी सीधा है। कैसे करें इसको बताओ। देखिए, सबसे पहले इसमें करंट बताई गई है, इसका प्रतिरोध बताया गया है और ये आप जानते हैं कि ये जो 10 ओम वाला है और ये जो 5 ओम वाला है, ये पैरेलल में है, पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर में जोड़े गए हैं। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो बराबर होता है, यानी जो विभवांतर इसमें है वो इसमें भी है। तो क्या करें, 2 गुना 10, ये हो गया इसका विभवांतर, बराबर कर दें 5 गुना I1। इसमें कितनी धारा मान ली मैंने, I1, तो ये हो गया इसका विभवांतर। दोनों के विभवांतर बराबर कर दिए मैंने, तो किसका मान मिल रहा है बताओ, I1 का मान मिल रहा है। तो I1 का मान कितना मिल गया, देखो हल करो, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट हो गई इसमें, निकाल लिया तुमने। ठीक, अब 4 एम्पियर करंट और 2 एम्पियर करंट आगे बढ़ रही है, तो कुल कितनी करंट बना देगी यहाँ पे, 6 एम्पियर करंट। ये बना लेते हैं I। तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 6 एम्पियर। ठीक, अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ के इनका एक प्रतिरोध बना लेते हैं। कितना होगा इनका एक प्रतिरोध, अगर इन्हें दोबारा बनाएं, एक प्रतिरोध बनाना हो इनका, तो कितना होगा, इधर लिखेंगे, इसे हटा लेते हैं, ये आपकी समझ में आ चुका है। इसी परिपथ को दोबारा बना दे, है ना, तो कितना बनेगा देखो,
1/10 1/5, 1/10 1/5 कितना हो जाएगा? 3/10 यानी 10/3। तो 10/3 हो गया। देखो और ये वाला R जो लगा है ये है 2 ओम, विद्युत वाहक बल मालूम नहीं है, और ये चला ऐसे। और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 6 एम्पियर। कितनी धारा है? 6 एम्पियर। आई का मान। ठीक, अब बात समझ में आ गई। अब तो सब कुछ ठीक है। अब जो समीकरण इसमें लगा देते हैं, विद्युत वाहक बल होता है आई आर प्लस आई आर। चलिए आई कॉमन ले लेते हैं, आर 2 और 10/3। अब आई का मान लगा देते हैं, कितनी विद्युत धारा है? 6 एम्पियर लगा दो। 6, ये कितना? 3 दूनी 6 और 10 16/3। 3 दूनी 6 और 10 16। तो ये देखो 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, ये आ गया 32 वोल्ट। एक उत्तर मिल गया। और V कितना मिलेगा? V बाहरी परिपथ में कितना विभवांतर है, तो कितना प्रतिरोध है बाहरी परिपथ में? इन दोनों का मिला के कितना प्रतिरोध है बाहरी परिपथ में? 10/3। कितनी धारा है? 6। तो बाहरी परिपथ में कितना? 20 वोल्ट। ये V हो गया, ये E हो गया। दोनों V और E मिल गए, ये आपके दोनों उत्तर हो गए। ठीक, तो सरल सा उदाहरण था। और बेसिकली इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने आपको ये पहचान करवाई है कि विभवांतर या विद्युत वाहक बल बाहरी परिपथ में और सेल का अपना खर्चा, अपना विभवांतर सेल क्यों खा जाता है अपने आंतरिक प्रतिरोध की वजह से, मैंने इस क्लास में ये सारी बातें आपको बताई हैं। अब इसके बाद होता है कि मापन कैसे होता है। अगर बिल्कुल एंड में देखें कि साहब क्या हम विभवांतर को या विद्युत वाहक बल को नाप सकते हैं, मापन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये बड़ी सरल सी बात है। देखिए इसमें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम किसको माप सकते हैं, किसको नहीं माप सकते, है ना। विद्युत वाहक बल का मापन हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए विद्युत वाहक बल का मापन, हमारे पास एक चीज़ होती है वोल्ट मीटर, जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। हमारे पास 2 यंत्र हैं, एक है वोल्ट मीटर और एक है विभव मापी। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक, वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं? कहीं भी 2 बिंदुओं का विभवांतर नापते हैं। बात को समझ लें। मान लीजिए ये प्रतिरोध है कोई R, और इस पे मैं वोल्ट मीटर लगा दूं ऐसे, इस पे मैं ऐसे वोल्ट मीटर लगा दूं तो मुझे पता चलेगा कि इस R में कितना विभवांतर है, यानी वोल्ट मीटर विभवांतर बता देता है। लेकिन अगर मैं इस सेल का विद्युत वाहक बल नापना चाहूँ, मैं सेल ले लूँ, और मैं इसके सिरों पे
विभवांतर बता दूं, लगा दूं, तो क्या मुझे सही जानकारी मिलेगी? क्योंकि मुझे चाहिए बिल्कुल सही जानकारी, विद्युत वाहक बल की सही जानकारी। तो हम जानते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर का भी अपना एक प्रतिरोध होता है, इसका भी एक प्रतिरोध होता है, क्योंकि इसमें धारा बहती है, इसका भी प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध होने से के कारण क्या होता है, ये लगभग जानकारी देता है, लगभग मापन, क्या कहते हैं, लगभग माप, ये बताता है। ठीक, हम मानते हैं कि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लेकिन फिर भी होता है, तो ये लगभग जानकारी देता है। तो यहाँ से मुझे इस सेल के ईएमएफ की लगभग जानकारी मिल जाएगी अगर मैं वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं इस सेल को वोल्ट मीटर से हटाकर विभव मापी पे जोड़ देता हूँ, यानी अगर मैं इसे विभव मापी पे जोड़ देता हूँ, तो मुझे इसकी सही जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि विभव मापी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पोटेंशियोमीटर है, विभव मापी है, वो कैसे काम करता है, उस पर हम किसी सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। विभव मापी जो है मुझे बता देगा इसकी सही जानकारी, यानी कितना विद्युत वाहक बल है। ठीक, तो यानी विद्युत वाहक बल को सही तरीके से जांचने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं विभव मापी। और सामान्यतया विभवांतर नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, वोल्ट मीटर का। ठीक, तो विभवांतर को नापने के ही ये दोनों यंत्र हैं। जो सही जानकारी देता है वो कौन है, विभव मापी, और जो लगभग जानकारी देता है वो कौन है, वोल्ट मीटर। ठीक, तो ये इस क्लास में हमने विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध या उससे जुड़े हुए परिपथ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, ग्राफ बनाए और कुछ आंकिक प्रश्न किए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, ये मान के चलो आप। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।